नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे बीएड सेकेंड ईयर का कंप्लीट रिवीजन स्टार्टिंग से। ठीक है, इस रिवीजन सीरीज़ में हम सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में अच्छी तरीके से कवर करेंगे। बिल्कुल जो लेटेस्ट सिलेबस है आपका, जैसा आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था, नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था और कुछ कुछ टॉपिक्स कम हुए थे। तो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी ये रिवीजन क्लासेस चलेंगी। मेरे जो खुद के नोट्स हैं वो भी अपडेटेड रहेंगे। मैं धीरे धीरे अपने नोट्स को भी अपडेट कर रही हूँ, जो पहले वीडियोस आई हैं उनको भी धीरे धीरे अपडेट कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड करके। ठीक है, तो हम ये सीरीज़ चला रहे हैं जिसकी पहली वीडियो कल मैंने अपलोड की थी। आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बिकॉज वो वीडियो आपकी पूरी बुक का सार है, बेस है। अगर वो वीडियो आपने समझ ली तो आगे की पूरी बुक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। अब आज का टॉपिक हमारा रहेगा इस वीडियो का फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। कहीं कहीं बुक में आपको इवैल्यूएशन भी देखने को मिल सकता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। हिंदी में मैं अगर बात करूँ तो रचनात्मक आकलन या मूल्यांकन, और सेकंड है सारांशित आकलन या मूल्यांकन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें आप सबको रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगी और आपके सभी डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एक सजेशंस आप सभी के लिए है कि पहले कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने पूरी वीडियो समझ ली तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स को क्लियर करने की या नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक आकलन और सारांशित आकलन। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि असेसमेंट या इवैल्यूएशन, आपका कुछ भी लिखा रहे उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। क्या डिफरेंस है वो सारी बातें हम एक एक करके क्लियर करेंगे। पहले हम फॉर्मेटिव एंड समेटिव क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक। फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग, टू प्रोवाइड ongoing feedback that can be used by instructors or teachers to improve their teaching and by students to improve their learning। फॉर्मेटिव क्या होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जो कि आपकी लर्निंग को मॉनिटर करने के लिए लिया जाता है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए आपका जब भी इवैल्यूएशन किया जाए तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। जैसे आपका क्लास टेस्ट होते हैं, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, आपके एफए होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। वो सारे आपके एफए के ही एग्जाम्पल हैं। उनमें क्या होता है, उनका मेन पर्पज़ क्या होता है। उनका पर्पज़ ये होता है कि आपने समझा कि नहीं समझा, जो टीचर ने समझाया आपने उस टॉपिक को सीख पाए कि नहीं सीख पाए, क्या कमी है। अगर कोई कमी है तो आपको फीडबैक दिया जाता है कि आप इस कमी को इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। कहीं अगर टीचर को ऐसा लगता है कि हमें टीचिंग मेथड चेंज कर देना चाहिए, वो अपना टीचिंग मेथड चेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर आप फॉर्मेटिव का मतलब समझ गए होंगे कि जब आपके लर्निंग प्रोसेस चल रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग चल रही है और उसके बीच बीच में जब आपसे आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, कोई टेस्ट हो सकता है, कोई यूनिट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, या जब आपको पढ़ा रहे हैं टीचर्स और पढ़ाते टाइम ही बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर पुटअप कर ले या आपको ऑब्जर्व करें, कोई भी मेथड हो सकता है। कुल मिलाकर पर्पज़ क्या है कि आपको देखा जा रहा है, आपका इवैल्यूएशन किया जा रहा है ये चेक करने के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दूर किया जा सके, वो आपको फॉर्मेटिव होता है। अब बात यहाँ पर मेन कन्फ्यूज़न क्या आती है कि कहीं कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखा होता है और कहीं कहीं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लिखा होता है, तो दोनों में क्या अंतर है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, मामूली सा एक अंतर है, छोटा सा डिफरेंस, वो मैं आपको बता देती हूँ।
ठीक है। जब आपका सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि इम्प्रूवमेंट करना है, आपको पता है असेसमेंट पहली वीडियो में हम देख चुके हैं, असेसमेंट का क्या पर्पज़ होता है कि आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो जैसे आपकी मान लीजिए टीचिंग चल रही है, आपका क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उस टाइम पर आपसे बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर पुट अप कर लिए, कि जैसे इंटरेक्शन करने के लिए टीचर्स कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं, ये देखने के लिए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। या टीचर्स ऑब्जर्व करते रहते हैं पूरी क्लास को कि सारी क्लास अच्छी तरीके से पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, इंटरेस्ट ले रही है कि नहीं ले रही है। अगर कहीं कोई बच्चा ऐसा दिखता है कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उससे पूछा जाता है, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, सुनने की कोशिश की जाती है कि उसको समस्या क्या आ रही है, उसको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसको तरीका अच्छा नहीं लग रहा, क्या अच्छा नहीं लग रहा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब जैसे आपको चैप्टर पढ़ा लिया है या पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में आपके जैसे क्लास टेस्ट ले लिए जाते हैं कि आज कोई टॉपिक पढ़ाया, कल आपका क्लास टेस्ट हो जाए, ठीक है। या यूनिट टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, वो सभी टेस्ट, उसमें क्या होता है, आपका पर्पस तो यही होता है कि आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करना है, लेकिन एक छोटा सा प्लस पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पर आपको ग्रेड्स दे दिए जाते हैं, आपकी मार्किंग कर दी जाती है कि आपके 10 में से 8 मार्क्स आए, 2 मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए, 5 मार्क्स आए। साथ साथ आपको फीडबैक भी दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी होते हैं या मंथली टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं, उनकी आपको कॉपी दिखाई जाती है। क्यों? उनका पर्पज़ यही है कि आप देख सकें कि आपने कहाँ गलती की है और उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। तो फॉर्मेटिव का मतलब हमें पता है कि जब हमारी टीचिंग के टाइम पे बीच बीच में जब हमारा इवैल्यूएशन होता रहता है, टेस्ट होते रहते हैं, तो वो फॉर्मेटिव होता है। अब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें असेस किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है या बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर पुट अप कर लिए, तो वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन जब असेसमेंट करने के साथ साथ, फीडबैक देने के साथ साथ आपको कुछ ग्रेड्स भी दे दिए जाते हैं, तब वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। अब यहाँ पर इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता, एक शॉर्टकट बताती हूँ। आपके एग्ज़ाम में चाहे असेसमेंट लिखा हो, चाहे इवैल्यूएशन लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि पहला वर्ड क्या लिखा है, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव लिखा है तो आपको यही डेफिनेशन देनी है, चाहे फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछा जाए, चाहे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पूछा जाए, कोई अंतर नहीं है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन में फॉर्मेटिव असेसमेंट हो तो भी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पूछा जाए तो भी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं समेटिव असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन में। सेम इसमें भी यही रहेगा, आपका असेसमेंट आए या इवैल्यूएशन आए, आपको सेम डेफिनेशन लिखनी है, कंफ्यूज नहीं होनी, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, कन्फ्यूज़न को भूल जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं समेटिव पर। समेटिव यानी कि सम, एक साथ सब चीज़ों को इकट्ठा कर लिया और लास्ट में जब हम कुछ काम करते हैं वो सम हो जाता है ना। तो समेटिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट भी ऐसा ही होता है कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल एंड में आपकी टीचिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है, ये देखने के लिए कि आपने आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कौन सी पोजीशन पर हो, एक रिजल्ट निकालने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए, वो आपका सबमेटिव होता है, ठीक है। यानी कि सारांशित, आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, पूरा हो गया, आपकी एक यूनिट पूरी पढ़ा ली गई है, अब सिर्फ उसका टेस्ट ले लिया ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इस यूनिट से कितना सीखा है, आपके कितने % मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो वो आपका समेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन कहलाता है। जब आपका एक यूनिट बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, अब आपका एक जो है टेस्ट लिया जा रहा है जिससे कि आपको पता चल सके आपने कितना सीखा है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, वो आपका समेटिव असेसमेंट है। और बिल्कुल जब एंड में आपका मेन एग्ज़ाम होते हैं, कंप्लीट फाइनल एग्ज़ाम, वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। डिफरेंस कुछ नहीं है, डेफिनेशन यही आएगी कि जब हम अपना टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे वो टीचिंग हमारी एक यूनिट की कंप्लीट हुई हो और चाहे पूरी बुक की कंप्लीट हुई हो, उससे मैटर नहीं करता। सिर्फ डिफरेंस यही आ जाता है हमारे समझने में, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि समेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है कि फॉर्मेटिव पूछा जा रहा है, समेटिव, उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन दे देनी है। तो फॉर्मेटिव क्या है कि जब हमारी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से और टीचिंग प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, हमारा असेसमेंट या इवैल्यूएशन किया जाता है, तो वो हमारा फॉर्मेटिव कहलाता है। और जब हमारा काम पूरा हो गया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद नंबर असाइन कर दिए जाते हैं, ग्रेड्स दे दिए जाते हैं, आपको आपका रिजल्ट दे दिया जाता है, मेन एग्जाम जो होते हैं वो आपका समेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन कहलाता है। डिफरेंस देखते हैं थोड़ा सा इनमें, यहाँ से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फॉर्मेटिव क्या होता है, जब हम लर्निंग प्रोसेस के दौरान, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उसी में बीच बीच में हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं या बच्चों से Q&A कर रहे हैं,
या बच्चों से कोई कंपटीशन करा रहे हैं, या बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी तरीका हमारा हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेस्ट लेकर ही हम असेस कर सकते हैं, नहीं, हम नॉर्मली ऑब्जर्व करके भी टीचर जो है असेसमेंट करते रहते हैं कि ये बच्चा जो है पहले तो अच्छा पढ़ता था, जो है क्लास में एक्टिव रहता था, आजकल एक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं कोई समस्या है। उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे, उसकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। तो तरीका कोई भी हो सकता है। मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस, बच्चे की लर्निंग प्रोसेस कैसी चल रही है उसको मॉनिटर करने के लिए। पर्पस क्या होता है फॉर्मेटिव का, कि बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। एग्जाम्पल जैसे क्लासरूम में पोल करा लिया, टेस्ट करा लिया, यूटी करा लिया, आपका मंथली टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है समेटिव, यानी कि पूरा आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस या कोर्स कंप्लीटेशन। जब आपका लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए या कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका जब टेस्ट होता है, आपको ग्रेड्स दे दिए जाते हैं। इसका पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स को बताना कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आपके कितने % मार्क्स आए हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपका मिड टर्म एग्जाम हो गए, फाइनल एग्जाम हो गए, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई फाइल हो गया, प्रैक्टिकल फाइल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये आपके समेटिव में आ जाते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर आपको कहीं कहीं 3 चीज़ें मिलेगी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग। एज लर्निंग आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में 2 ही चीज़ें हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दोनों क्या है उसको देखते हैं। अब नाम से यहाँ पर पता चल जाएगा, यहाँ पर कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं, नाम से आपको याद हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन। आपको अभी लर्निंग करानी है, उसके लिए पहले आपको चेक कर लिया जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके पास कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो जब आपको लर्निंग कराने के लिए आपका असेसमेंट किया जाता है, आपका कोई टेस्ट लिया जाता है, तो वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है, या अधिगम के लिए आकलन। मतलब आपकी अभी लर्निंग प्रोसेस हुई नहीं है, स्टार्ट भी नहीं हुई, ठीक है, उससे पहले ही आपको चेक कर लिया जाता है, आपका टेस्ट ले लिया जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ताकि उसी अकॉर्डिंग आपकी लर्निंग को या आपकी टीचिंग को स्टार्ट किया जा सके। तो वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने गए, आप एडमिशन कराने गए 5th क्लास में, ठीक है। अब एडमिशन के टाइम पर अभी आपकी 5th क्लास की टीचिंग तो नहीं हुई, लर्निंग तो नहीं हुई कुछ भी, लेकिन आपसे एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट का पर्पज़ क्या होता है, ये देखना कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या आप 5th क्लास में पढ़ने के लायक है कि नहीं है। अब वहाँ से स्कूल में प्रिंसिपल्स वगैरह को पता चल जाता है कि हाँ आप 5th क्लास के कंटेंट को पढ़ सकते हैं आराम से, आपका एक लेवल पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दे दिया जाता है। अगर वहाँ पर प्रिंसिपल ऐसा फील करते हैं कि आप 5th क्लास का कंटेंट नहीं पढ़ सकते, आपका लेवल उतना नहीं है, तो ये कहा जाता है कि अभी आप 5th क्लास को पढ़ने के लिए रेडी नहीं है, अभी आपका एडमिशन 4th क्लास में होगा। ऐसा कई बार होता है। तो जब लर्निंग कराने से पहले ही बच्चों का टेस्ट ले लिया जाए उनका लेवल जानने के लिए, वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, एडमिशन के टाइमिंग पर जब आपका टेस्ट होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि मान लीजिए आप आज क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, और क्लास में पढ़ाने से पहले, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप कुछ 2-4 क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन स्किल आपने पढ़ी होगी, चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले आप इंट्रोडक्शन स्किल में क्या करते थे, कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते थे, ताकि ये पता चल सके कि बच्चों का लेवल क्या है, और वहीं से ही आप अपनी टीचिंग को स्टार्ट कर सके। तो वो भी आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। अभी लर्निंग कराई नहीं है, टीचिंग कराई नहीं है, उससे पहले सिर्फ ये जान लिया जाता है कि बच्चे किस तरीके के हैं, बच्चों का लेवल क्या है, बच्चे कितना जानते हैं पहले से, ताकि उसी अकॉर्डिंग आगे का टीचिंग मेथड यूज़ कर सके और आगे की लर्निंग को स्टार्ट किया जा सके। तो जब आपकी लर्निंग को कराने से पहले आपका टेस्ट ले लिया जाता है, जिसका पर्पज़ होता है ये जानना कि आपका लेवल क्या है, वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आपका इंट्रोडक्शन स्किल हो गई, ठीक है, आपकी जब एडमिशन के टाइम पे आपका टेस्ट होता है वो आपका हो जाता है। दूसरी चीज़, आपका ने देखा होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही एक एग्जाम्पल है। आपका बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बीएड में एडमिशन देने से पहले चेक कर लिया जाता है कि आपका लेवल है कि नहीं है बीएड का, तो वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। नेक्स्ट आता है टॉपिक इसका, टीचर्स रोल इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर्स का क्या रोल होता है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अलाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, बच्चों को जो इंस्ट्रक्शंस है वो केयरफुली दे दें, अच्छी तरीके से निर्देश दें।
आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स और ग्रुप्स। आपके क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों की क्या नीड्स हैं, ज़रूरत क्या है बच्चों की, कौन सा लेवल है, वो उसको आइडेंटिफाई करना ये टीचर का काम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट ले लिया काम खत्म, नहीं, हर एक बच्चे के इंडिविजुअली नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनका पर्टिकुलरली स्पेशली क्या उनकी अच्छाई है, क्या उनका प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उसको चेक करना। सिलेक्टिंग एंड अडेप्टिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज। अब हमने टेस्ट ले लिया, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर लिया, हमें पता चल गया इस बच्चे का ये लेवल है, तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही हम अपना टीचिंग मटेरियल, ठीक है, या अपना टीचिंग मेथड उसको हम सिलेक्ट करते हैं। क्रिएटिंग डिफ्रेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अब हमें पता है कि हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसको लिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत है, ठीक है, एक बच्चा ऐसा है जिसको सुनने में थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना टीचिंग प्लान, लेसन प्लान या स्ट्रेटजीज जो है उसको बनाते हैं, ताकि हर एक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक एंड डायरेक्शन टू स्टूडेंट्स। हैंड टू हैंड आप बच्चों को फीडबैक भी दे दे और एक डायरेक्शन भी दे दे कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये टीचर्स का रोल होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग यानी कि का, अधिगम का आकलन, अधिगम हो चुका है उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो जब आपकी लर्निंग पूरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आपका असेसमेंट किया जा रहा है, तो वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। नाम से पता चल रहा है कि अधिगम के बाद है, तो आपका ये समेटिव होता है। समेटिव वही तो होता है कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको रिजल्ट दे दिया जाता है, तो वही है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, आपका समेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन आप कह सकते हैं इसको, कि आपकी टीचिंग लर्निंग पूरी हो गई, अब ये चेक करना है कि आपने कितना पढ़ लिया, अपने का अधिगम कैसा रहा, क्या अचीवमेंट्स की है, तो वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। इसमें टीचर्स का क्या रोल होता है, टीचर्स हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एक्यूरेटली एंड फेयरली। टीचर्स का ये काम होता है कि वो पर्टिकुलरली हर एक स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग उन्होंने कितनी कर ली, उन्होंने क्या अचीव किया है, उनके अचीवमेंट्स को क्लियरली और एक्यूरेटली बताए और फेयरली, कहीं कोई पक्षपात ना करे, मार्किंग करने में, ग्रेड्स देने में, पोजीशन बताने में अपना कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, फेयरली एक्यूरेटली बच्चों को बताए कि आपने क्या अचीव किया है। क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटेंडेड लर्निंग, आप अच्छी तरीके से उनको डिस्क्रिप्शन वगैरह जो देना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रोसेस दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट दियर कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स। आप एक ऐसा प्रोसेस करो पॉसिबल हो जिसमें कि बच्चे जो हैं अपने कौशल, अपनी क्षमताओं का भी प्रदर्शन कर सके, अपनी स्किल्स को भी प्रेजेंट कर सके, डेमोन्स्ट्रेट कर सके, ठीक है। तो ये आपके कुछ टीचर्स के रोल्स होते हैं, इनको आप देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन पॉइंट्स को क्लियर करने की। तो ये होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक छोटा सा टॉपिक और है आपका, ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर के लिए इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आते हैं कि CCE क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, या फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है बताइए, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से आप क्या समझते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपके ज़रूर आएंगे, ठीक है, ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाते हैं, लेकिन अक्सर ये शॉर्ट में आते हैं, ठीक है। आपका टॉपिक है CCE, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को तो हमने पढ़ लिया कि हमने बच्चों को रिजल्ट देना है, हमने बच्चों को चेक करना है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या अचीव किया है, क्या नहीं अचीव किया है, वो आपका इवैल्यूएशन हो गया। अब बात आती है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंशन इवैल्यूएशन। यहाँ पर दो वर्ड हुए हैं, पहला कंटिन्यूअस यानी कि सतत, बीच में रुकना नहीं चाहिए आपका इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक बार असेसमेंट कर लिया, बच्चों का टेस्ट ले लिया और 2-3 महीने के लिए कुछ नहीं लिया टेस्ट, फिर एक बार ले लिया, नहीं, कंटिन्यूसली बच्चों का असेसमेंट इवैल्यूएशन चलते रहना चाहिए। उसका लेवल कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन बच्चों को देखते रहना चाहिए, बच्चों की जांच करती रहनी चाहिए, टेस्ट होते रहने चाहिए, कहीं फॉर्मेटिव ले लो, कभी समेटिव ले लो, बच्चों का ऑब्जर्वेशन कर लिया, बच्चों से कंपटीशन करा लिया, ठीक है, कोई Q&A कर लिया, कोई क्यूज रख लिया, किसी भी तरीके का आप करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कंटिन्यूसली बच्चों का जो असेसमेंट है या इवैल्यूएशन है वो चलता रहना चाहिए। बच्चों की लर्निंग को
चेक करते रहना चाहिए, ताकि जहाँ कहीं कमी दिख जाए तुरंत की तुरंत उसको इम्प्रूव कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि महीने 2 महीने में एक बार टेस्ट ले लिया, बात खत्म, उसके अलावा कोई टेस्ट हो ही नहीं रहा बच्चों को। बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों का ध्यान कहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं, कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। दूसरा वर्ड यहाँ पर हुआ है कंप्रेहेंसिव, यानी कि व्यापक। नॉर्मली आपके टेस्ट होते हैं, आपको ऑब्जर्व किया जाता है, सिर्फ एक बात को फोकस किया जाता है, वो है आपकी नॉलेज। आपके चाहे यूटी हो, चाहे आपके हाफ ईयरली होते हों, चाहे आपके क्लास टेस्ट होते हों, सब में सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने टॉपिक को कितना नॉलेज, आपको कितनी नॉलेज मिली या कितनी अच्छी तरीके से समझा। सिर्फ ये 2 बात देखी जाती है कि आपको कितनी नॉलेज है और आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्रेहेंसिव मतलब व्यापक, बिल्कुल सीमित ना हो आपका इवैल्यूएशन, बल्कि व्यापक होना चाहिए। मतलब बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करना। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट्स को आपने इवैल्यूएट कर लिया और आपका काम हो गया, नहीं। बच्चे का फिजिकल आपका एस्पेक्ट जो होता है, शारीरिक जो एस्पेक्ट होता है, उसको भी इवैल्यूएट करना चाहिए। ठीक है, आप बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं चेक टेस्ट के माध्यम से, उसके साथ साथ फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी करें। ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट को भी करें, सोशल एस्पेक्ट्स को भी करें। इन शॉर्ट ऑल राउंड एस्पेक्ट्स को, ऑल ओवर एस्पेक्ट्स को बच्चे के टेस्ट करते रहना चाहिए, असेस करता रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सिर्फ और सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट्स को हमने असेसमेंट कर लिया और हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। आपने पहले सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा है, एजुकेशन क्या होती है, सही एजुकेशन वो होती है जो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही फोकस ना करे, बल्कि बच्चा शारीरिक रूप से कैसा है, बच्चा मानसिक रूप से कैसा है, बच्चा इमोशनली कैसा है, हर एक एस्पेक्ट्स को डेवलप करे और हर एक एस्पेक्ट्स को चेक करते रहे। वही काम यहाँ पर है। कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब अब आप समझ गए होंगे। कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। मतलब 2 बातें हैं इसमें, एक तो ये कि बच्चे का जो इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। लेवल क्या है, तरीका क्या है, वो टीचर पर डिपेंड करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बच्चों का असेसमेंट होते रहना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ बच्चे के हर एक एस्पेक्ट का असेसमेंट होना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चा कल तक बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, आज उसके बिहेवियर में अचानक चेंज है। आप टीचर ने ऑब्जर्व किया कि बच्चा अभी तक तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, लेकिन आज इसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, क्या दिक्कत है, उसको समझना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा तो मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने से है, बात खत्म हो गई, बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं। हर एक एस्पेक्ट्स को, बच्चे का मोरल एस्पेक्ट कैसा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहें, एसेस करते रहें और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बच्चों की कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो उनको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन क्या हुआ आपका, कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए और हर एक एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करें। यही डेफिनेशन जो मैंने थी ये आपका यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लेंगे। कंटिन्यूस का क्या मतलब है, जो मैंने अभी आपको बताया है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि क्या इसके उद्देश्य हैं। टू असेस एवरी एस्पेक्ट, बच्चे के हर एक एस्पेक्ट्स को असेस करना इसका उद्देश्य है सीसीई का। सीसीई हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रंस, बच्चों पर प्रेशर ना हो ज़्यादा, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है सीसीई के द्वारा। मेक असाइनमेंट असेसमेंट कंप्रेहेंसिव एंड रेगुलर, आप जो असेसमेंट कर रहे हैं उसको ज़्यादा कंप्रेहेंसिव बनाना और रेगुलर करना, यही उद्देश्य होता है। तो वही सब चीज़ें जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है वही सब चीज़ें इसमें हैं, आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज ये आपके 3 टॉपिक हुए हैं, आपका कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, 3 टॉपिक हुए हैं। ये तीनों टॉपिक आपके शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होनी। मेरे क्वेश्चन देख रहे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अरे आपका अगर टॉपिक क्लियर हो गया क्वेश्चन तो अपने आप पता चल जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, इनके बीच अंतर बताइए। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। तो आपको क्या करना है, पहले इनकी डेफिनेशन दे देंगे, उसके बाद टेबल बना के इन दोनों में जो डिफरेंस है उनको पॉइंट को क्लियर कर देंगे। तो इस तरीके से आपके तीनों चारों जो टॉपिक्स आज हुए हैं ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाएंगे और चांसेस हैं कि लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कम है चांस लॉन्ग में पूछने के, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, अक्सर ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो इनको पढ़िएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ये सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकूँ। आपके लाइक आएंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तो ही ये सीरीज़ कंटिन्यू रह पाएगी। अगर लाइक्स नहीं आएंगे, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो कंटिन्यू रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मोटिवेट करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।